अदनान साहब की क्लास खत्म हो गई है या अभी चल रही है? मिस माजिद वहाँ बैठा होगा, उससे वो बता सकता है सही। माजिद तो वो बाद में भी क्लास लेता है 11 फर्दर। यहाँ पे जो आप आपको बता रहे हैं ये अप्रोचेज हैं, ये जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। हम चीज़ें देखते हैं, थ्रेड्स जो है, हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं कि हमने थ्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये आपको तकरीबन सारी वो अप्रोच बता रहे हैं प्रैक्टिकल, ये जो आपकी बुक में नहीं थी पहले, उसने सप्लीमेंट में ऐड करके आपको फर्दर बताया है कि आपने उस अप्रोच को अप्लाई कैसे करना है। सेफगार्ड इस तरह से हैं, आपने उसे रिड्यूस करना है, ठीक है, तो रिव्यू करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आप रीड करेंगे, इसको खुद से पढ़ेंगे, इसमें ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल वो आपको तरीकाकार बताएगा कि आपने इन थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर उसको इवेलुएट कैसे करना है, और फिर उसको रिड्यूस कैसे करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और जो इससे रेलेवेंट जो नॉलेज आपको मिलेगा कि थ्रेड्स कौन कौन से हैं, थ्रेड्स की एग्जाम्पल क्या है, सेफगार्ड्स कौन कौन से हैं, वो आपको मिलेंगे जी आपकी बुक के अंदर है, उसने ऐसे कोई रिवीजन नहीं की, थ्रेड्स की डेफिनेशन भी सब कुछ वही है। और यहाँ पे उसने मजीद कोई उस तरह की सिचुएशंस देखिए कोई अलग से बताई नहीं है, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड बकायदा अलग से जिस तरह आपकी बुक के अंदर थी। इसका मतलब ये एडिशनल चीज़ है, ये रिवीजन नहीं है। तो आपको जो एथिक्स का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो बुक से भी करना है और ये वाला भी करना है। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ये गाइडलाइंस हैं आपको ये बताने के लिए कि आपने सवाल को सॉल्व कैसे करना है, चीज़ें क्या देखनी है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फर्दर ये बेसिकली उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जब वो प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे होते हैं उनकी हेल्प आउट के लिए है। आप तो अभी स्टूडेंट हैं तो आपने सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं, आपका सिर्फ अभी पर्पस ये है, तो इस पर्पस के लिए भी आपको ये चीज़ें इवन देखनी पड़ेंगी। चलिए हम इसको बुक से भी करते हैं। हम आ जाते हैं एक एक थोड़ी सिचुएशंस पढ़ लेते हैं जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकें थोड़ी चीज़ों को। हमने ये कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे थ्रेड एनालाइज हो सकते हैं, और वो थ्रेड्स हो कौन कौन से सकते हैं। एक तो है जी आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड, उसके बाद देखा आपका एडवोकेसी थ्रेड, फिर फेमिलियरिटी थ्रेड, फिर इंटिमिडेशन थ्रेड। डेफिनेशन से पढ़ के नजर आता है जी सेल्फ इंटरेस्ट वो ऐसा है, ऐसा थ्रेट है कि कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना फाइनेंशियल या फाइनेंशियल के अलावा भी कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, फाइनेंशियल नहीं कोई और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जजमेंट और बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, उसकी अपनी नीयत खराब हो गई है। सेल्फ रिव्यू क्या था, एक ऐसा थ्रेड चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कि वो चीज़ों को अप्रोप्रिएटली एवेलुएट नहीं कर सकेगा, अप्रोप्रिएटली जजमेंट अप्लाई नहीं कर सकेगा, अगर पता चले कि ये एक्टिविटी या सर्विस उसने खुद ही पहले परफॉर्म की है या कोई और इंडिविजुअल ने परफॉर्म की है जो कि उसी की फर्म का बंदा है, तो वो कहेगा कि जी देखें अच्छा उसने किया है काम, मैं अब उसको कैसे रिव्यू करूँ, वो तो मेरा सीनियर बंदा है, मैं उसके ऊपर कैसे जजमेंट करूँ। तो ये एक तरह से कहीं सेल्फ रिव्यू में भी आ जाती है, फेमिलियरिटी में भी आ जाती है कहीं ना कहीं। एडवोकेसी की है जी कि आप क्लाइंट को और अपने अगर क्लाइंट नहीं तो आप एम्प्लॉई हैं वहाँ पे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉय की पोजीशन को इस हद तक सपोर्ट करें, प्रमोट करें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बाद में अपनी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कि देखने वाले को लगे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये बंदा इन्हीं का है, ये बस इन्हीं की जुबान बोलता है, उसकी अपनी कोई सेपरेट जो है वो कोई ओपिनियन या जजमेंट नहीं है, तो उसकी फिर ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली हर्ट होना शुरू हो जाएगी। फेमिलियरिटी थ्रेट ऐसा थ्रेट है कि जी किसी के साथ कोई क्लोज या लॉन्गर रिलेशनशिप होने की वजह से, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, अब दोस्त के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखना ज़रा बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े पैसों के मामलात आते हैं कुछ इस तरह के। अब मसले मसाइल आ जाते हैं कि अब क्या करें, वाकफियत भी है, बंदा अपना है, तो अपना बाजू का तो आपको नुकसान करना पड़ता है। लेकिन ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी रिस्की है कि वो वाकफियत तो कायम रखे लेकिन अपना नुकसान कर ले। वो बेसिकली अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो पब्लिक इंटरेस्ट उन शेयर होल्डर्स का नुकसान कर रहा है जिनके फ़ायदे के लिए वो काम कर रहा है। तो अगर वो इस तरह के थ्रेट्स में आ रहा है
तो फॉर द टाइम बिंग तो वो गलत जजमेंट दे देगा, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट जो ओपिनियन है वो पूरे शेयर होल्डर्स के डिसीजन को जो है वो अफेक्ट करेगी। और आपको पता है ये एक फाइनेंशियल मर्डर कहलाएगा। आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन आपने इन्वेस्टर्स की तवक्कुआत का, इन्वेस्टर्स के जो डिसीजंस हैं उनकी पावर को इन्फ्लुएंस करके, उनको गलत ओपिनियन दे के, मिसगाइड करके, मिसलीड करके, तो आपने उनका फाइनेंशियल मर्डर कर दिया। तो फैमिलियरिटी थ्रेट भी बड़ा बुरा थ्रेट है, ठीक है। इसके अलावा जी इंटिमिडेशन थ्रेट ऐसा थ्रेट है जी जिसपे अब आपको धमकी लगाई जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं आप फिजिकल या फिर कोई परसीव्ड प्रेशर जो है वो फील करें। परसीव्ड से मुराद ये कि नज़र नहीं आ रहा, असल में आपको जो है वो कोई मारा नहीं गया, कुछ भी इस तरह नहीं किया गया, कुछ मेंटली में आपके परसीव्ड प्रेशर आ रहे हैं, एक्चुअल या फिर परसीव्ड प्रेशर दिमाग में आप अपने फील कर रहे हैं, तो वो प्रेशर भी उसने कहा जी ये आपकी इंटिमिडेशन में ही आ गया, क्योंकि आप डर रहे हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट आ जाएगा। तो अगेन इस थ्रेट से भी आपकी जजमेंट पे इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपके किसी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे थ्रेट अराइज हो सकता है। अब थोड़ी थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल उसने कहा जी कि कुछ मैं आपको गाइड करने के लिए बता देता हूँ। वो सेल्फ इंटरेस्ट जो क्रिएट करती हैं वो ऐसा है। पहली सिचुएशन में उसने कहा जी कि अगर आप अश्योरेंस टीम के मेंबर हैं, ठीक है, और आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट निकल आता है अश्योरेंस क्लाइंट में। फॉर एग्जाम्पल आप उसके शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, हालांकि खरीदने तो नहीं चाहिए, लेकिन आप छुपके छुपके खरीदने जा रहे हैं, किसी को क्या पता लगेगा। या फिर क्लाइंट खुद उसको आपको कोई छुपके छुपके रिश्वत देने की कोशिश करे, 2 लाख ले लो जरा, ये हमारा जो आपने फ्रॉड पकड़ा है, ये एरर पकड़ा है, ये छुपा लो। अब नीयत आपकी खराब हो चुकी है। फर्म हैविंग अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फीस फ्रॉम द क्लाइंट। अब एक क्लाइंट है, उसकी उसको आप और सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेंस, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने इसको एक सर्विस ना दी तो हो सकता है कि मेरा ये क्लाइंट ही हाथ से चला जाए। आपका अपना इंटरेस्ट आ गया, फर्म का इंटरेस्ट आ गया। फर्म ये कोशिश करती है कि जी चलो हम इस क्लाइंट को बचाने के लिए दूसरी सर्विसेज भी दे दें। तो अनड्यू डिपेंडेंस आ गई है, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा क्लाइंट बन चुका है, बहुत सारी सर्विसेज आप उस क्लाइंट को दे रहे हैं, तो एक सर्विस आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी बाकी सर्विसेज भी उसमें हर्ट हो जाएं, वो क्लाइंट अब आपका क्लाइंट रहे ही ना। मेंबर ऑफ द अश्योरेंस टीम हैविंग सिग्निफिकेंट क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन अश्योरेंस क्लाइंट। अश्योरेंस क्लाइंट से मुराद ये कि जिसका ऑडिट करने आप गए हुए हैं, आप इंश्योरेंस टीम है, आपका कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप निकल आता है, आप सीनियर हैं, वहां पे किसी क्लाइंट के बंदे से ही, कोई मैनेजर है, उससे आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो अगर आप उससे अभी बिजनेस में, फ्यूचर में आप बिजनेस करने जा रहे हैं या अभी करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अभी वो जिस कंपनी में मैनेजर है, आप तो उसका भरपूर साथ देंगे, कल को बिजनेस जो करना है उसके साथ ताल्लुकात खराब थोड़ी करेंगे। फर्म बीइंग कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग अ सिग्निफिकेंट क्लाइंट, ये थोड़ा सा उससे रिलेटिवली ऊपर मिलता ही है। आपको डर हो कि जी मैं ये ना करूंगा तो कहीं मेरा ये क्लाइंट नाराज ना हो जाए, क्लाइंट से मैं लूज ना कर दूं ये वाला अपना क्लाइंट, तो अगेन आपका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें आ रहा है। मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एक एम्प्लॉयमेंट निगोसिएशन में आ गई है, ये मैं आपको एग्जांपल वहां पे भी दी थी कि आप जो है उसी जिस कंपनी पे ऑडिट करने गए हैं उसी क्लाइंट पे अब आप वहां पे जॉब लेने का भी सोच रहे हैं, तो आप ऐसी निगोसिएशन करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, तो आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन उसने आपको सिर्फ जस्ट बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं इन्हीं में से 80% तक सिचुएशन तो इन्हीं में से ही आ जाती है आपको। ऐसे कोई अलग से सिचुएशन वो नहीं बनाएंगे, वो इसी के अंदर ही कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं ये सिचुएशन पढ़ रहा हूँ, ये मैंने किस थ्रेट के अंडर पढ़ी थी, इससे क्या थ्रेट अराइज हो रहा है, क्योंकि किस चीज़ों को सोचना है अब आपने। अब ऐसा नहीं होगा कि एक सिचुएशन पढ़ेंगे तो उसमें एक ही थ्रेट होगा, उसमें एक दो तीन चार, हो सकता है सारे के सारे थ्रेट्स वहां पे आ रहे हों। तो जितने थ्रेट्स आपके दिमाग में आते हैं कि ये भी थ्रेट अराइज हो सकता है, उसकी वजह जरूर डालनी है आपने। वजह नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आंसर को सपोर्ट नहीं कर रहे विद लॉजिक्स, तो मार्क्स नहीं भी आपको मिलेंगे। तो सपोर्ट करना है अपनी इस तरह से कि जी इस तरह अगर हो तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उससे ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो जाती है। फर्दर आपने एंड पे कंक्लूजन पे जाना है। अच्छा जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी इस सिचुएशन में जी कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, अब मैं देखूंगा इसकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इस हिसाब से देखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम इसी में ही सिचुएशन पढ़ रहे हैं, अगर किसी जूनियर बंदे का कोई निगोशिएशन चल रही है ऑडिट टीम के साथ, कोई जूनियर बच्चा है जिसको बहुत कुछ ट्रिकी एरियाज वगैरह नहीं दिए हुए, ठीक है, उसका प्लान है कि जी अब मैंने फॉर्म में कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं करने, मैं जो भी करूंगा। अब वो ऑडिट टीम का पार्ट तो बिल्कुल है, लेकिन उसकी जजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगी हमारे ऑडिट टीम पे। क्यों? थ्रेट जो है वो है ज़रूर, लेकिन थ्रेट कम है। थ्रेट कम इसलिए क्योंकि ऑडिट वो बिल्कुल जूनियर है, 3-4 महीने हुए हैं उसे आए को। उसकी बात तो वैसे ही सीनियर ने इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उसको नहीं देनी कि इसको अभी कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, तो वो चीज़ें ऐसे खुद भी उसमें इतनी पावर नहीं होगी, स्किल कॉम्पिटेंस नहीं होगी कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले। तो क्लाइंट भी वैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो होता है जी सीनियर मैनेजर के साथ आप करें तो, क्योंकि उनकी अथॉरिटी भी होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी होती है फर्म में, तो वो ज़रा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी रखते हैं। उनके साथ अगर कुछ इस तरह की चल रही है तो जाहिर सी बात है आपके ऑडिट पे इफेक्ट आएगा। तो इस केस में आप कहते हैं थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस उसकी आप इवेल्युएट करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन योर द रिलेशनशिप। जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा, जितनी सीनियर पोजीशन पे होगा, जितनी हायर लेवल पे होगा, उतना ज़्यादा थ्रेट आपका ज़्यादा होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। इसके बाद अगर फर्म लेवल पे होगा तो जाहिर सी बात है ये थ्रेट सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अब पार्टनर तक जो है इस इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, तो फिर टीम मेंबर क्यों इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो एंड पे लिखा हुआ ना सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, आचार्य अकाउंटेंट डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर व्हेन एवेलुएटिंग, अब इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाता है, सेल्फ रिव्यू भी आ जाता है अगर हम इसको पढ़ें। इसमें क्या आपने वो एक एरर आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज परफॉर्म की थी बाय अ मेंबर ऑफ आचार्य अकाउंटेंट के फर्म ने, एक और बंदा था आपसे सीनियर था, वो मेंबर था, वही बंदा ऑडिट करके गया था, आप अगले साल आए, आपने वो एरर पकड़ लिया है। अब एक तरह से तो आप उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि आपके फर्म का मेंबर है वो, रेपुटेशन बचाने की कोशिश करेंगे, तो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी आ जाएगा। अब सेल्फ रिव्यू क्या है कि आप ही की फर्म के बंदे ने या वो काम किया हुआ है, आप कोशिश करेंगे उन गलतियों को छुपाएं, आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन उस पर नहीं देंगे, गलतियां एरर जो है उसको छुपा लेंगे। आगे आता है जी सेल्फ रिव्यू, अगेन इसमें मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूंगी, आप सिचुएशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसमें कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल उसका आप ऑडिट करने गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ही सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। एक फर्म ने प्रिपेयर किया ओरिजिनल डाटा यूज टू जनरेट रिकॉर्ड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही प्रिपेयर करने के लिए स्किल्स जो है वो हम ही ने प्रोवाइड की हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज हम ही ने की हैं, तो हम फिर किसका ऑडिट कर रहे हैं। इसने कहा जी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया है। अब ये सारे अभी हम सिर्फ थ्रेट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी सेफगार्ड की तरफ नहीं आए। आगे एग्जांपल है जी एडवोकेसी थ्रेट में, उसने कहा जी आप क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट करना शुरू कर दें, ठीक है, और आप एक्ट करें एज एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट किसी भी लिटिगेशन में, और जब बल्कि जाके आप कोई केस चल रहा था क्लाइंट के खिलाफ, आप ऑडिटर होने के बावजूद जाके कोर्ट में इनके हक में जो है वो गवाही दे के आए। तो गवाही तो दे आए आप, लेकिन अगर बाद में वो गवाही गलत साबित हो गई या कुछ भी और ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, आपकी गवाही देने से ही ऐसा लगेगा जी आप क्लाइंट के एज एन एडवोकेट वर्क कर रहे हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट पे ट्रस्ट है, तो यहाँ भी आपका कोई एक ये एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा जी फेमिलैरिटी थ्रेट, तो अगेन फेमिलैरिटी में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप क्लाइंट पे गए, आपको अपना क्लोज बिजनेस जो पर्सन नजर आया, क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर नजर आया, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर घर की बातें हो जाएंगी। क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर नजर आ गया जो वहाँ पे डायरेक्टर है या वहाँ पे ऑफिसर है, या फिर ऐसा ऐसी सिचुएशन मोस्टली नजर आती हैं कि फर्म का कोई बंदा था मैनेजमेंट में, फर्म के पार्टनर था या मैनेजर था, अब उसी मैनेजर ने उस क्लाइंट पे जिसके ऑडिट पे आप गए हैं वहां पे जॉब शुरू कर दी है। अब जब आप वहां पे जाते हैं बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाती है क्योंकि आपके उस मैनेजर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे होते हैं, आपने उसके साथ बड़ा काम किया होता है, उस मैनेजर ने भी आपको बड़ा काम सिखाया होता है, फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। तो इस तरह की आप सारी चीज़ें देखेंगे। तो सीनियर पर्सनैलिटी लोगों एसोसिएशन है आपकी एश्योरेंस क्लाइंट के साथ,
अगेन फेमिलियरिटी थ्रेट। इन सारे थ्रेट्स के लिए फिर कुछ सेफ गार्ड है, वो हम देखेंगे आगे। है जी इंटीमिडेशन थ्रेट में जी है कि आपको थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको क्लाइंट से डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लाइंट आपको इवन जो है वो थ्रेट कर रहा है कि हम जो है आपका जो है वो आपसे ऑडिट नहीं कराएंगे। तो फर्म जो है वो डर जाती हैं, बाज़-औक़ात ये सिचुएशंस ऐसी आ जाती होती हैं। फिर है कि जी क्लाइंट आपके खिलाफ जो है कि जी आपका मुझे याद है वो कुछ एक बात आपने एरर किया था और हमने फ्रॉड किया था, आपने जानबूझ के छुपाया था, हम आपके खिलाफ तो लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन इंटिमिडेशन थ्रेट आ गया है। अब बेचारा फर्म जो हमारी फर्म है, ऑडिट टीम है, वो इस वजह से सही ऑडिट जो है वो नहीं कर रही कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट हुआ है, बल्कि अब वो डर गई है क्लाइंट से। तो थ्रेटेंड प्रेशर फील करें आप। अब दूसरे एंड पे उसने लिखा जी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म, आपकी फर्म के जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे कहा है कि देखें आपकी प्रमोशन जो है वो तब तक अकर नहीं होगी जब तक कि अकाउंटेंट एग्री ना करे ऑडिट क्लाइंट की इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से। आप ऑडिट पे गए, वहां पे आपने देखा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे गलत ट्रीटमेंट लगाया जा रहा है। रीवैल्यूएशन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सारे एसेट्स की उस क्लास की रीवैल्यूएशन नहीं कर रहे। किसी की कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहे। गलत तौर पे जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन का मेथड जो है जो रीजन एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको नजर आई हैं, आपने जाके पार्टनर को बताया और पार्टनर साहब तो निकले जी उस क्लाइंट के जो डायरेक्टर था उसके बड़ी निकले, पक्के किस्म के। अब आप अब दो सिचुएशन में फंस गए हैं, आप सही पे जाएँ या पार्टनर की बात मानें? अब पार्टनर की तरफ से आपको थ्रेटन किया जा रहा है। अब आप सही पे जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। लेकिन ये एक तरह से थ्रेटन में भी आ जाएगा प्रमोशन, चलो रोक भी लें, आप अपना इंटरेस्ट ना भी दे ले लेकिन लेकिन ये फर्म की तरफ से एक प्रेशर आ रहा है पार्टनर की तरफ से। तो आपको अपने आर्टिकल्स के भी लाले पड़े होंगे, तो आप डर गए हैं, आप प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। आप करना नहीं चाहते थे लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। आपको इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ एग्री करना पड़ेगा। तो ये भी आपका इंटिमिडेशन थ्रेट है। अच्छा जी, अब देखिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं वैसे। उसने कहा जी कि योर एश्योरेंस फर्म इज़ ऑडिटर ऑफ हैप्पी गुड्स। ओके, हैप्पी गुड्स के हम ऑडिटर हैं। ऑडिट मैनेजर ने जो है ऑडिट मैनेजर साहब जस्ट बिकम इंगेज द मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉटर हु ही मेट थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, द मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि एमडी है ओन्स करता है 51% ऑफ द शेयर्स इन द हैप्पी गुड्स। अब यहाँ पे आपने थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसने कहा जी लिस्ट द थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस विच माइट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव एक्सप्लेनिंग क्लियरली व्हाई दीज आर थ्रेड्स। ये थ्रेड्स क्यों हुआ? सबसे पहले अगर आपको नजर आए कि जो ऑडिट मैनेजर है ऑडिट टीम का, वो मैनेजिंग डायरेक्टर की डॉटर से अब इंगेज हो चुका है। अब थ्रेड्स क्या क्या आएंगे खुद अगर हम सोचें। एक तो फेमिलियरिटी थ्रेट अब आएगा, कैसे? अब वो उसका रिश्तेदार बन गया, बनने जा रहा है। ठीक है, फेमिलियरिटी नहीं आता तो कम से कम इंटिमिडेशन जरूर आएगा। कैसे? कि जी आपने अगर ये मसले मसाइल ज़रा उधर दिखाए वगैरह तो मैं आपकी अपनी बेटी से शादी नहीं करूँगा। इंटिमिडेशन थ्रेट भी आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया और फेमिलियरिटी थ्रेट भी आ गया। तो ये तीनों थ्रेट आप देखें एक सिचुएशन में अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आंसर देखते हैं। उसने कहा यही तीन थ्रेट जो है आपको नज़र आ रहे हैं। उसने कहा देखें इंटिमिडेशन थ्रेट इस तरह से आएगा कि एमडी जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ये कह के कि जी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। ऑल्टरनेटिवली ये रिलेशनशिप जो है ऑडिट मैनेजर का और उसका फ्यूचर जो फादर इन लॉ है वो डेवलप कर लेंगे। डायरेक्ट इंटिमिडेशन माइट बी पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है। फेमिलियरिटी कैसे आएगा? अगेन जो कि रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है तो ऑडिट मैनेजर जो है वो लेस क्रिटिकल हो जाएगा ऑफ द रिपोर्टिंग और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस एट दिस क्लाइंट। वो कहेगा जी मेरा फादर इन लॉ है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जाऊँ? अब तो फेमिलियरिटी है, अब तो मेरे जानने वाले हैं, अब तो मेरे रिश्तेदार हैं, अब तो मैं बिल्कुल उनके खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाऊंगा। सेल्फ इंटरेस्ट इस तरह से अराइज होया जो एमडी ने कहा कि एमडी जो है मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो 51% है। देखें एक तरह से एमडी कंट्रोल कर रहा है उस जो आपकी हैप्पी गुड्स कंपनी है। 51% शेयर होल्डर मतलब शेयर ओन कर रहा है, मेजर शेयर होल्डर है। अगर देखा जाए तो ये शेयर्स में इनडायरेक्टली उसकी बेटी जो है वो
कह लीजिए उसका भी हिस्सा है। और अगर देखा जाए जब उसकी बेटी का हिस्सा है तो उसके हस्बैंड का भी होगा, क्योंकि जो बेटी का है वो बेटी के हस्बैंड का भी है। वो इनडायरेक्टली अपनी वाइफ पे इन्फ्लुएंस करके फादर इन लॉ से ये एडवांटेज गेन कर सकता है। तो यहाँ पे वही है, जाहिर सी बात है कि जो जो मर जाएगा तो ये शेयर जो हैं वो उसकी बेटी को जाएंगे किसी ना किसी टाइम पे फ्यूचर में। तो इस केस में उसको सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो कि मेरे मेरे बाप के ही शेयर्स हैं तो असल में तो मेरे ही शेयर्स हैं। तो आपने फिर रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है कि कोई सिचुएशन में ये थ्रेट, अभी उसने आपसे ये नहीं पूछा कि सेफ गार्ड क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताया कि आपने किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना है। अब आगे देखिए जी, सेफ गार्ड आपको बताता है जो बाय प्रोफेशन लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, मैंने अगेन आपको बताया था एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, आपका प्रोफेशन, जो आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये जो बनाए गए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी आपके प्रोफेशन नहीं आपको बताए हैं। ये आईएसएस क्यों दिए गए आपको, ताकि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बने, आपको पता होगा जी मैंने ऑडिट करना कैसे है। आईएफआरएस दिए कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पता हो सारे। तो ये सारे क्या हैं जी, कुछ सेफ गार्ड्स हैं ताकि आप उन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो थ्रेट अराइज हो सकते हैं उन पे काबू पा सकें। आगे सेफ गार्ड की एग्जाम्पल वो मजीद बताता है कि जी कुछ वर्क इन्वायरमेंट में होते हैं जो कि फर्म लेवल पे होते हैं, जैसे कि 200.12 में पढ़ रही हूँ, डिटेल्ड बताई हुई है इसकी एक लिस्ट। इसमें से आप कोई से भी 8 से 9 जो है वो सेफ गार्ड याद कर लें। फर्म लेवल से मुराद ये है कि देखें अगर कोई थ्रेट्स अराइज होते हैं तो फर्म अपने लेवल पे क्या करे। तो उन्हें कहा जी कि देखें फर्म क्या करे, लीडरशिप करे, कि जो फोकस करे सारे टीम मेंबर को गाइड करे, उनकी ट्रेनिंग करे, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे फोकस करे कि ये कोड ऑफ एथिक्स जो है कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब फर्म की तरफ से इस तरह से लीडरशिप मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो भी अपना फोकस जो है इस कोड ऑफ एथिक्स पे रखेंगे और इन कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो फुली कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा वो एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करें मेंबर से कि देखिए आपने पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क करना है। ये सारी चीजें देखिए फर्म की तरफ से आ रही हैं। फर्म ज्यादातर क्या कर सकती है, फर्म टीम को गाइड कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग कर सकती है, उनको वो जो है वो चीज़ों सिचुएशन के बारे में पहले से अवेयर करा सकती है कि देखिए ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं तो आप ऐसे करिए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर बना लें। वो मैंने अगेन आपको बताया कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप किसी क्लाइंट पे जाने लगे हैं तो फर्म ने अपना एक पॉलिसी बनाई है कि कोई भी बंदा जो क्लाइंट पे जाएगा तो वो एक फॉर्म फिल करेगा। उस फॉर्म के अंदर डिफरेंट किस्म के सवाल होंगे, क्वेश्चनर होगा। वो क्वेश्चनर के अंदर आपको आंसर करना है तो वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका उस क्लाइंट के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई फैमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं आता, कोई किसी तरह का भी थ्रेट, तो काफ़ी हद तक वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये सारी आप देखेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको समझ आ जाएंगी। डॉक्यूमेंटेड इंटरनल पॉलिसीज प्रोसीजर्स, इनको आपने याद करना है। ठीक है, इनको याद करना है। और ये नहीं कि जब सिचुएशन आई तो उसके अंदर सारी की सारी जो है वो लिख के आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको मैंने शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसीलिए इसको कह रहे हैं कि अब ये सारे के सारे सेफगार्ड्स वहाँ पे आपके फेंक के नहीं आ जाने। उसने अगर फर्म लेवल पे आपसे पूछे तो फर्म लेवल पे डालिए, अगर स्पेसिफिक एंगेजमेंट वाइज हो गए तो आप वो फर्म लेवल पे नहीं रहे। ठीक है, स्पेसिफिक एंगेजमेंट में अब आपको कुछ और सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे फर्म का पूछे तो फिर अब ये देखें, ये स्पेसिफिक एंगेजमेंट वाले जो सेफगार्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी में से मैं आपको बता रही थी जो कुछ टोटका सेफगार्ड्स हैं वो आपको यहीं से याद कर लेने हैं। फर्म लेवल के जो हैं वो तो कुछ थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फर्म लेवल के भी सेफगार्ड जो हैं वो किसी हद तक जो है वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ थ्रेट्स मैंने आपको बताया था कि होते ही राइज जो हैं वो बाद में है। आपकी अपॉइंटमेंट भी हो गई तो सारा कुछ हो गया, कंपनीज एक्ट भी इवन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बाद में अब जाके वो थ्रेट्स राइज हुए हैं, बाद में जाके आपको कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो गया है, पहले तो वहाँ पे नहीं था, एकदम से जाके पता चला जी आपका क्लोज बडी वहीं पे बैठा हुआ है, ना आपको पता था ना उसको पता था। जब आपने फॉर्म वगैरह फिल किए थे तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो कुछ इंगेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेफगार्ड उसने लगाने हैं। उसने कहा जी देखिए इंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड हम आपको ये बता देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आई गई है सेल्फ इंटरेस्ट की, सेल्फ रिव्यू की,
या कुछ ऐसी सिचुएशन फेमिलियरिटी की, इन सब का हल क्या है? आप ऐसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें जो कि आपकी जो इसका पार्ट ना हो, जो आपकी नॉन एश्योरेंस और एश्योरेंस जो है उसका जो है वो पार्ट ना हो, और वो आपका काम जो है वो रिव्यू कर सके, इंडिपेंडेंट काम, आपके काम को इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर सके। वो ना तो आपकी इंश्योरेंस टीम का पार्ट हो, ना ही आपकी नॉन इंश्योरेंस टीम का पार्ट हो। ठीक है जी। इसके अलावा फिर उसने कहा जी कि वो आपकी टीम मेंबर का अगेन मेंबर ना हो, तो वो आपका रिव्यू करे। आप कंसल्ट करें एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के साथ, वो क्या कहती है। अगर वो इस सिचुएशन को कह रही है कि जी ठीक है, तो इट्स ओके फिर। जैसे कि कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यूजुअली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। आपने इसका भी क्राइटेरिया कंपनी लॉ के अंदर देखा है कि ये ऐसे डायरेक्टर होते हैं ना कि जिसका किसी तरह से भी कंपनी के साथ कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप या किसी तरह से भी कोई बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं होती मैनेजमेंट में, तो उन्हें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रब्ते कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आप भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कोई और आप अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से रब्ता कर सकते हैं और अनदर फर्म से रब्ता कर सकते हैं। उनके साथ चीज़ें जो हैं वो मोटी मोटी डिस्कस कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। आप एथिकल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ क्लाइंट। ठीक है। जो दो चार्ज विद गवर्नेंस ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, मैनेजमेंट से भी ऊपर लोग होते हैं, जो असल में उस कंपनी के या कह लीजिए मालिक होते हैं, मालिकान में आते हैं। उनका बेसिकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उन्होंने ही तो ज़्यादातर ऑडिटर को जो है वो हायर किया होता है। तो आप जाके उनके साथ डिस्कस करें, अगर आपके ऊपर कोई थ्रेट आ रहा है, कोई इंटिमिडेशन थ्रेट आ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर प्रेशराइज हो रही हैं, जो आपको प्रेशराइज कर रही हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस कीजिए और उनको डिस्क्लोज कीजिए। आप अनदर फर्म को इन्वॉल्व कीजिए कि वो री परफॉर्म करके कर ले आपकी इंगेजमेंट। इसके अलावा एक और क्या है कि जी कोई टीम मेंबर किसी एरिया पे काम कर रहा है, पता चला जी उस टीम मेंबर का कोई इंटरेस्ट निकल आया, कोई थ्रेट अराइज हो चुका है। अब आप उस टीम मेंबर को निकाल तो नहीं सकते। आप कहते हैं हम इसको ऐसा करते हैं किसी दूसरे क्लाइंट पे भेज देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको कोई और काम पकड़ा देते हैं, इसके काम को रोटेट कर देते हैं या इस पर्सन को ही रोटेट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह के सेफगार्ड्स हैं जिसको आप करने से इन चीज़ों से बच सकते हैं। और एंड पे ये होता है कि जब आप इन सारी सिचुएशन को सेफगार्ड को अप्लाई करने के बाद भी उस थ्रेट से नहीं निकल पा रहे, तो फिर सिंपल आपसे यही रिक्वायर किया जाता है कि आप उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि थ्रेट्स के साथ ऑडिट ओपिनियन देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो विड्रॉ कर लीजिए, एंड पे यही सिचुएशन बचती है। अगर किसी तरह से भी थ्रेट्स जो है वो रिड्यूस हो ही नहीं पा रहे, इतने ज़्यादा सेफगार्ड आपने लगा लिए, तो फिर आप क्या कीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, यही ऑप्शन बचती है। ठीक है जी। आगे ये एग्जांपल्स हैं क्लाइंट के सिस्टम और प्रोसीजर के, इसको मैंने कर दिया था एक्सप्लेन। तो पहला पॉइंट जो था वो ये था कि जी क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है पर्सन अदर देन मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि जी देखें, आप फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, अब फर्म को जो अपॉइंट करने वाले बंदे हैं वो मैनेजमेंट के बंदे नहीं है जिन्होंने ऑडिट कराना है, और वो मैनेजमेंट के वो बंदे नहीं हैं जो बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व थे। ये वो बंदे हैं, ये कोई और बंदे, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी उस जो आपके टीम है उसको हायर कर रही है। जाहिर सी बात है, फिर जो इंडिपेंडेंट लोग जब हायर कर रहे होंगे, अप्रूव कर रहे होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, तो जाहिर सी बात है उसमें वो कोशिश करेंगे सारे हमारे जो ऑडिटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये क्लाइंट का अपना एक प्रोसीजर उन्होंने बनाया होता है कि जो क्लाइंट जो है वो जो फॉर एग्जांपल पर्सन जो हैं जो क्लाइंट की फर्म की अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर रहे होते हैं वो कोई और बंदे हैं, जबकि मैनेजमेंट में जो इन्वॉल्व है कोई और बंदे हैं। अगर वो सेम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर अगेन कोई थ्रेट अराइज होने का इशू होता है। तो ये क्लाइंट के सिस्टम में है कि ये भी एक सेफ गार्ड बन जाता है, ये हमारे लिए एक एज अ सेफ गार्ड जो है वो वर्क कर लेता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो ये है कि देखें, हमने बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे होते हैं, तो हमने अपने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल का हिसाब रखना है। लेकिन वो कहते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं जहाँ पे दो फंडामेंटल प्रिंसिपल के बीच में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। ठीक है। वो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ गया या इंटेग्रिटी का इशू आ गया। अब किसी क्लाइंट पे आपने कोई इशू देखा, ठीक है। बीइंग इंटेग्रिटी अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ों को डिस्क्लोज करना चाहिए।
लेकिन एक और मसला आता है जी कॉन्फिडेंशियलिटी का। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा आपने एक्ट निकाला है जो कि कोई ऐसा आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी कंपनी ने, जो आपका क्लाइंट है उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, जो कि एज़ सच वो कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल्स में भी नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा, मैं इंटेग्रिटी जो है वो अपनी जाने नहीं दूँगा। तो आप अब 2 राइज़ हो गए, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है और इंटेग्रिटी भी। और अगर मैं इंटेग्रिटी पे जाता हूँ तो अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी को हर्ट करूँगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी पे जाता हूँ, तो फिर मैं इंटेग्रिटी को अपनी हर्ट कर दूँगा, मैं ऑनेस्ट नहीं रहूँगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहूँगा। इस केस में फिर वो कहते हैं कि जी देखिए 2 अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल के बीच में ऐसे आपके कॉन्फ्लिक्ट राइज़ हो गया है कि आप किसको चुनें, तो फिर आप देखें कुछ आप रेलेवेंट फैक्टर्स हैं। आप ऐसा करें कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल को, ठीक है? देखें कि कौन-सा जो है आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, और किस दोनों को इवैल्यूएट कीजिए, एक एनालिसिस कीजिए दोनों का, कि किसमें जो है वो बेनिफिट ज़्यादा है, किसमें थोड़ा-सा इस तरह से एनालिसिस करके किसकी वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि अगर इस सिचुएशन में आपको बताऊँ, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की थोड़ी-सी कम आती है, इंटीग्रिटी इज़ प्रिवेलेंट इस सिचुएशन में, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी को आप थोड़ा हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब ऐसी चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर ली है जो आप समझते हैं कि शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए, मैं इसको बताऊँ, तो आप जो भी एप्रोप्रिएट मेजर्स लेके इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो उसने कहा जी कि इसके लिए देखिए मैं आपको 5 जो है वो रेज़ोल्यूशन प्रोसेस बता देता हूँ। आप पहले रेलेवेंट फैक्ट्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए। फिर आप देखिए कि क्या इनमें कौन-कौन से इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, कौन-कौन से आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल आगे देखें कि कौन से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपके कोई इंटरनल प्रोसीजर्स हैं इससे रिलेटेड? अगर हैं, तो आप उसपे उनको अप्लाई करके तो देख लीजिए कि आपने किसको ज़्यादा वेटेज देनी है। आपके इंटरनल प्रोसीजर आपको क्या बताते हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ आपको क्या बताती हैं, क्या गाइड करती हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म लेवल पे आपके क्या कंट्रोल्स हैं, तो आपने क्या करना है। फिर आप देखिए अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आपने एक एक्शन उठा लेना है उनमें से। आप किसी एक चीज़ की तरफ झुक जाएँ, या तो इंटीग्रिटी की तरफ या कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ। जो चीज़ भी आपको ज़्यादा जो है वेटेज में दिख रही है, तो आप उधर मूव कर जाएँगे। तो इसमें कहते हैं कि जी आपने फिर ये इसको कहते हैं कि एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। तो इस 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल के बीच में जब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उसको आपने रिज़ॉल्व कैसे करना है। आपका जी ये हमारा एथिक्स वाला ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि हमने देखा था अम, कि अदर एरियाज़ कुछ थे आपके, जिसमें आपकी फीस थी, एडवर्टाइज़मेंट थी, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स थे, ये इस तरह की सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये है आपका अदर एरियाज़ फ़ी, ये मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर 2 के अंदर है। चैप्टर 13 उसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। चैप्टर 2 में से के जो एथिक्स का पोर्शन है उसमें से भी वो क्वेश्चन कर लेता है ज़्यादा दफ़ा, या लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम है रिलेटिवली चैप्टर 13। लेकिन फिर भी हम इसको चैप्टर 2 को देखेंगे। अदर एरियाज़ जिसमें फ़ीस आती है, एडवर्टाइज़मेंट आती है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एक होती है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एक होती है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। क्लाइंट एक्सेप्टेंस आती है पहले और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आती है बाद में। क्लाइंट एक्सेप्टेंस तो ये है कि जी उस क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। एंगेजमेंट आती है बाद में कि उस क्लाइंट की अब ऑडिट करना है, रिव्यू करना है, उसकी ऑडिट जो एंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है आपने कि नहीं करना। तो पहले तो आपके लिए कि जी सवाल है कि वो क्लाइंट ही आपके लिए ठीक है कि नहीं है। तो वो क्लाइंट की भी फिर आप फर्दर जो है वो रेफरेंस देते हैं कि क्लाइंट अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्लाइंट डेटा प्रोवाइड करता है कि नहीं देता। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको पहले थोड़ी देखनी पड़ती हैं, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ आपको रिलेटिव कोड ऑफ एथिक्स जो आपको थोड़ा गाइड करता है। फीस से रिलेटेड आपको इसलिए गाइड करता है क्योंकि फीस जो एक मेजर पोर्शन होता है, मेजर फैक्टर होता है, जहाँ से एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उसका जो है वो फीस पे ही होता है। अगर फीस जो है उसकी इस तरह से डिटरमिन की जा रही है कि क्लाइंट जो है देख रहा है वगैरह कि जी इसका अगर कंटीजेंट रख दे वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बात पे, जैसे हमने चैप्टर 13 के अंदर देखा
कि अगर आपकी फ़ी कंटीजेंट कर दी जाए, ये टोटल फ़ी पे आप डिपेंडेंट हो गए, तो इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट अराइज़ हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट से बचने के लिए ही इन कोई भी आपका थ्रेट अराइज़ होते हैं, उनसे बचने के लिए अब आपको फर्दर फ़ीस एडवर्टाइज़मेंट और क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पे आपको गाइड किया जाएगा। एडवर्टाइज़मेंट में आपको ये बताएँगे कि जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी कोई प्रमोशन नहीं करनी होती, अपनी कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं करनी होती। जिस तरह से आप ब्रांड्स की डिफरेंट एड्स देख रहे होते हैं, एरियल के देखे, एड्स देखे, हायर इंस्पायर्ड लिविंग और इस तरह से डिफरेंट लोगो यूज़ होके, तो आप देख रहे होते हैं कि टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं जी, हमसे जो है ये प्रोडक्ट खरीदें, तो पायदार जो है वो हमारे पास सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। ल उसने कहा जी कि आप देखें जो आपने देखा होगा जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी कुछ इस तरह के एड्स दे रहे होते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह के एड्स दे रहे होते हैं अपनी प्रमोशन के लिए कि आएँ, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग इन प्रैक्टिस या फिर अपनी सर्विसेज़ को वो एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता आएँ जी हमसे पायदार ऑडिट करवाएँ, आएँ जी बेहतर ऑडिट कराएँ, ऐसी क्वालिटी का ऑडिट कराएँ जो कि कोई और फर्म आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। ये कुछ आपको मज़ीद गाइड किया जाएगा एडवर्टाइज़मेंट वाले सेक्शन में। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि आपको चैप्टर 2 में बताएँगे। चैप्टर 2 में जो दूसरा पोर्शन है वो है आईएसए 210 का दैट इज़ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वो एक सेपरेट टॉपिक है बिल्कुल आपको पता ही है। आईएसए 210 जो आपकी फर्स्ट ग्रेड में आता है जिसमें कंपनीज़ एक्ट है। चैप्टर 1 का बाकी का पोर्शन है, चैप्टर 2 का आईएसए 210 है और फ्रॉड जो है चैप्टर 3 के अंदर वो पोर्शन है, तो ये आपकी ग्रेड 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, आपको अगर याद हो तो जो मैंने आपको दिखाई थी। तो आईएसए 210 जो है उस ग्रेड 1 में फ़ॉल करता है। जबकि चैप्टर 2 का जो एथिक्स का पोर्शन है और चैप्टर 13 ये आपके ग्रेड 5 के अंदर फ़ॉल करता है जिसकी सेपरेट एक 10 टू 15 मार्क्स की वेटेज है। चलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा-सा अब बुक से देखते हैं, डिटेल में तो अगेन नहीं देखेंगे क्योंकि मैं आज का दिन ही बस आपके रिवीजन पे लगा रही हूँ। हमारा सिलेबस वैसे ही काफ़ी पड़ा हुआ है, तो हमें चीज़ों को जो है वो आगे साथ-साथ भी देखना है। तो मैं आती हूँ जी अब चैप्टर 2 पे डिटेल्ड में अगेन डिस्कशन नहीं करूँगी। चैप्टर 2 उसने टोटली जो है आपका रिवाइज़ कर दिया हुआ है सप्लीमेंट में, तो मैं इसको बुक से नहीं बल्कि आपको सप्लीमेंट से कराऊँगी। तो बेहतर यही है कि आप भी अप्रोच यही रखें कि चैप्टर 2 का जो एथिक्स का पोर्शन है, वो आप उसी से करें, जो सप्लीमेंट है। जो आईएसए 210 है चैप्टर 2 में, वो उसने ऐसे कोई चेंजेज़ नहीं की। मैंने उसको देख लिया है, ऐसे कोई चेंजेज़ नहीं की। अगर आप पिछले बुक से अगर आपने चैप्टर 2 का जो आईएसए 210 तैयार किया हुआ है, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई चीज़ें जो है मुझे नहीं 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 दिखी। तो हाँ, एथिक्स में जो है चैप्टर 2 का जो एथिक्स का पोर्शन है, उसमें उसने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फीस और कुछ हेडिंग्स भी चेंज की हैं, कुछ इस तरह से। उसको अब हम यहीं से चैप्टर 2 का सप्लीमेंट से देख लेते हैं। देखें, इस चैप्टर का आपका नाम है जी ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। ठीक है, ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट इसका मतलब ये है कि अभी आप ऑडिट करने शुरू नहीं किया आपने अभी आप ऑडिट से भी पहले कुछ चीज़ें हैं जो देख रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको एथिक्स भी बताता है और आपका आईएसए 210 जो है वो भी आपको बताता है। आईएसए 210 कहता है कि देखिए ऑडिट शुरू करने से पहले जो एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स हैं उसको ज़रा तय कर लें, तो बेहतर होगा। जिस तरह एग्री कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हर चीज़ का जिसके साथ भी आप कोई पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप रखने जा रहे हैं, उसके साथ पहले एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करें, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको आईएसए 210 बताएगा जी एंगेजमेंट लेटर की बातें। ऑडिट शुरू करने से पहले जो भी आप तय करें, जो भी सारी चीज़ें उसको एक लेटर में लिख लें, ताकि कल को मसले मसाइल पैदा ना हो कि जी ऑडिटर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ज़िम्मेदारी ये है, हमारे हकूक ये हैं और मैनेजमेंट कहे जी नहीं ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये तो हमारे राइट्स या ये तो हमारे फ़राइज़ में आता ही नहीं। तो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मानने से बाद में इनकार ना कर दे, तो हम उससे पहले ही एक एंगेजमेंट लेटर की फ़ॉर्म में एक लेटर बना लेते हैं और उस पे उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें पहले ही तय करके रखी होती हैं, कि जब भी वो बाद में कोई चीज़ पे कोई इस तरह की मुकरने की कोशिश करे या इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड नहीं करनी, तो हम उनको दिखाएँ, ये देखें जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है।
तो ISA 210 कंप्लीटली एक एंगेजमेंट लेटर पे बात करता है और एक बात करता है जी प्री कंडीशंस पे। इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। अभी चलते हैं जी, हमारा फोकस है ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट। ये स्पेसिफिकली जो कोड ऑफ एथिक्स का जो लर्निंग आउटकम 1 है, ये उस पे अप्लाई होता है कि जी आप पहली दफ़ा उस क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है? नया ऑडिट जो है, पहली दफ़ा वो क्लाइंट आप पकड़ने जा रहे हैं, तो अब पहली बार जब भी आप कुछ चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको देखनी है। कहाँ वो क्या-क्या देखनी है, अब आपको ज़रा पहले बताते हैं कि जब आपने अपना ऑडिट वर्क ऑब्टेन करना है, तो वो करना कैसे है पहले तो? ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आप एडवर्टाइज़मेंट करेंगे। उसने कहा देखिए, आप कोई भी ऐसी एडवर्टाइज़मेंट या कोई प्रमोशनल मटीरियल यूज़ नहीं करेंगे जिससे डिस्क्रेडिट हो सर्विसेज़ ऑफर्ड बाय द अदर्स, ठीक है? जिसमें आप सुपीरियॉरिटी लेने की कोशिश करें। कैसे जी? आए जी हमसे ऑडिट कराएँ, पायदार ऑडिट कराएँ, हम उस फर्म से भी बेहतर ऑडिट करते हैं, हम उससे भी बेहतर ऑडिट करते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं करना आपने। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसने पास रखने का क्राइटेरिया रखा, तो मार्क्स आपके साथ शेयर नहीं किए। उसने कहा जी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर हैं, तो फिर आप किस बेस पे वो सुपीरियॉरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं कि आप उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें। इस तरह की कोई भी प्रमोशन आपने नहीं करनी। इस तरह की भी प्रमोशन नहीं करनी जो कि मिसलीडिंग हो। मिसलीडिंग से मुराद क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने कुछ और कही हो और जो लिखी हो वो कुछ और हो। तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। फॉल शॉर्ट ऑफ एनी लोकल रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन, उसके अंदर आपको कोई नजर आ रहा है कि जी कोई एडिशनली चीज आपने डाली हुई है, रेगुलेशन और लेजिस्लेशन को कंप्लाई नहीं कर रही, उसकी कॉन्ट्रावेंशन कहीं ना कहीं कर रही है। फर्दर बताता हूँ कि जो आप एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करेंगे, अपनी पब्लिसिटी होता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फर्म के बारे में, आपके इंस्टीट्यूट जो आपकी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। एडवर्टाइजमेंट यही होती है, एडवर्टाइज करना खुद को। उसने कहा जी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें, कोई भी अनाउंसमेंट करें या कोई पब्लिक नोटिस भी इवन आप दें, 3 बातें हैं उसने कहा, कम्युनिकेशंस, अनाउंसमेंट और पब्लिक नोटिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई भी ऐसे मीन्स यूज़ नहीं करने जो कि उसके प्रोफ़ेशन को डिसरिप्यूट कर दें। तो ये बेटर जानता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसीलिए तो आपने देखा है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज़ की कोई प्रमोशन नहीं हो रही थी, कोई एड्स नहीं आ रहे होते। क्योंकि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी बात है। आप फर्दर एडवर्टाइज़मेंट करना शुरू कर दें, इसका मतलब आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को इस तरह से एडवर्टाइज़ करके आप अपनी वैल्यू गिरा गिरा रहे हैं। आपके प्रोफ़ेशन ने आपको ये चीज़ अलाउ नहीं की है कि आप अपनी प्रमोशन करें। आप कहें जी आइए 80,000 में ऑडिट पाएँ, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो ये आप जो है वो अपने प्रोफ़ेशन को डिसरिप्यूट कर रहे हैं। आपका प्रोफ़ेशन तो आपको ऐसे कहता ही नहीं। डॉक्टर ऐसे करना शुरू कर दे, ठीक है? तो ये डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारी अपनी सर्विस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पे शेयर होल्डर्स ने रिलाय करना है, डॉक्टर्स पे उसके पेशेंट्स रिलाय करते हैं। पैसे जब बात आती है तो पैसे साइड पे हो जाते हैं। जब बात आती है इंटरेस्ट की, जब बात आती है ट्रस्ट की, तो आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। फिर कहा जी एग्जैजरेटेड क्लेम्स भी नहीं करने अपनी सर्विसेज के, एग्जैजरेटेड बढ़ा चढ़ा के अपनी चीज़ों को पेश करना कि जी हम ये सर्विसेज भी देते हैं, हम ये भी सर्विसेज देते हैं, हमारे पास ये मैनेजर है, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन, हालांकि ऐसा हो ही ना, ठीक है? और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, इसकी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। देखिए आप इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं आपको नजर आएंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट ऐसा करते नज़र आएँगे, कोई भी आप इंस्टीट्यूट नज़र आ जाए, कोई आपको चले सीए को प्रोफ़ेशन देख लें, कोई भी अगर इसके लिए आपका प्रोफ़ेशन इसमें नहीं कह रहा, ये प्रोफ़ेशन आपका जो है कि आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो आप टीचिंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की अलग पॉलिसीज़ प्रोवाइड जो है वो सारी चीज़ें हैं। आप जब फर्म में हो, ठीक है? और कोई अपनी सर्विसेज़ जो है वो दे रहे हैं, तो तब उसने कहा जी कि आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो ये ऑडिटर को ये सारी बातें की जा रही हैं असल में। एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो इन प्रैक्टिस वर्क कर रहा है और कोई पब्लिक किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है। फिर आपने डी इंटीग्रेट नहीं करना वर्क ऑफ अदर अकाउंटेंट्स, अगेन वो दो सेम बातें जो हैं वो उसे बार-बार उसी तरह यूज़ कर रहा है, तो अलग पॉइंट्स की सूरत में।
उसके बाद ये जितने भी आपने पॉइंट्स हैं, देखिए जो पैराग्राफ में बातें लिखी हैं वो आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझाने के लिए। जो पॉइंट्स की सूरत में बातें लिखी होती हैं वो ज़्यादातर आपके एग्जाम लेवल की होती हैं। उसने कहा जी कि जितनी भी आपकी अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशन और पब्लिक नोटिसेज हैं, उसमें ये कुछ बातें होनी चाहिए। वो क्या? आपने रिसिपेंट को इन्फॉर्म करना है इन ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स, लीगैलिटी, डिसेंसी, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस के आपने रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी फर्म बनाई, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी फर्म का कार्ड शेयर किया था। तो जब मैंने आपके साथ अपनी फर्म का कार्ड जो है वो शेयर किया, तो उसमें ऐसा मैंने कोई इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की थी कि जी आइए जो है आके मेरी फर्म में जो है आर्टिकल्स ले लीजिए, या कुछ भी इस तरह मैंने आपके साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं की। मैंने आपको सिंपल एक कार्ड दिया, बीइंग एन इन्फॉर्मेटिव वे, लीगैलिटी, डिसेंसी, लीगल भी है, मैं आपको कार्ड बिल्कुल अपना दे सकती हूँ, दैट इज इन्फॉर्मेटिव। और ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, बिल्कुल है। कार्ड दिया सिंपल, उसके लिए कोई ऐसा कोई कोई हिडन मुफाद नहीं था, कोई छुपी चीज़ नहीं थी। तो आपको जिस बेसिक प्रिंसिपल को मैंने यूज़ किया, कम्युनिकेशन की मैंने आपके साथ, ठीक है। अनाउंसमेंट नहीं थी, सिंपल एक मैंने कम्युनिकेशन किया आपके साथ। तो आपने देखा, आपने कुछ रेलिवेंट चीज़ें थी, हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने देखा, मैनेजिंग पार्टनर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीज़ें देखी आपने। लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो जब ये कम्युनिकेट करे तो लीगैलिटी देखे, उसमें डिसेंसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एग्जैजुरेटेड क्लेम्स नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और नोट प्रोजेक्ट एन इमेज विच इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। फॉर एग्जांपल, मैंने उसमें लिखा जी मैं हम ये सर्विसेज देते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, और बाद में पता चले कि जी असल में तो हम वो सर्विसेज देते ही नहीं हैं। तो ये जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इसके अलावा उसने कहा जी आपने एक्टिविटीज़ जो हैं जो एक्सप्रेसली कंसीडर की जाती हैं और जो प्रोहिबिटेड हैं, नीचे हम जो बातें आपको बताने लगे हैं, ये क्लियरली प्रोहिबिटेड हैं, ये काम आपने नहीं करने। फॉल्स, डिसेप्टिव, अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन, फेवरेबल रिजल्ट्स, के जी आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप कर दें, हम तो आपको साफ सुथरी रिपोर्ट ही देंगे। आप क्लाइंट के साथ इतनी ज़्यादा गुफ्तगू कर लें कि क्लाइंट को ये लगने लगे कि शायद आप तो उसकी कोई फ्रॉड निकल भी है तो उसको भी छुपा जाएंगे। तो आपने फेवरेबल रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन डेवलप कर दी उनमें, ठीक है जी। इसी तरह आप सारे ये देख लीजिएगा। ये सेल्फ लोडेटरी स्टेटमेंट होता है जी, खुद की बड़ाई बयान करना, खुद की तारीफ करना। तो ऐसी बातें भी जो है वो करना जो कि वेरीफाइबल नहीं है, वेरीफाइबल फैक्ट्स के साथ जो है वो लिंक नहीं है, मतलब खुद ही से ऐसी बातें बना 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 के फेंक रहे हैं, तो जो कि वेरीफाइबल भी इवन नहीं हो सकती। इसके अलावा अपना कंपैरिजन नहीं करना आप दूसरे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, क्योंकि सारे आप बराबर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, सबके प्रोफेशन एक ही हैं, सब सर्विसेज सेम दे रहे हैं, तो कंपैरिजन करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। टेस्टिमोनियल्स और इंडोर्समेंट का होता है कि जी आप किसी से लिखवा लेंगे बाकायदा, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर गए, तो उन्होंने आपका मेकअप किया, मेकअप के बाद जो वो कहते हैं कि जी ज़रा इंडोर्समेंट कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक पर ज़रा स्टार दे दीजिएगा, जैसे आजकल आपको ऊबर वाले भी कहते हैं कि ज़रा स्टार्स दीजिएगा 5। तो ये क्या है कि जी इससे उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। का चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम नहीं कर सकता। किसी ने आपसे ऑडिट कराया और बाद में ऑडिट कराने से उससे कहें कि जी ज़रा इंडोर्समेंट कर दें, ताकि अगले किसी से ऑडिट कराएं तो हमें क्लाइंट मिल जाए। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए थोड़ी ये काम कर रहे हैं। तो ये टेस्टिमोनियल्स और इंडोर्समेंट्स वगैरह ऐड नहीं करनी है आपने। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे मजीद डिटेल में बताती हूँ। फीस में वो कहते हैं कि देखिए फीस जो है और रेम्यूनरेशन, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। लाजमी बात है ये फीस जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करके। तो फीस में इंटरेस्ट जो है डेवलप ना हो, इतना ज़्यादा थ्रेट क्रिएट ना हो, उसके लिए वो कहते हैं कि हम आपको कुछ ना बता देते हैं कुछ फैक्टर्स, आप उन बातों का ध्यान रख लें। वो क्या फैक्टर्स हैं जी, मैं बुलेट्स पढ़ रही हूँ कि क्लाइंट को आप बता दें क्लियरली कि हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये हैं, हमारी जो बेसिस है फीस की वो ये है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी, जैसे आई कैप भी आपको इवन बताता है कि अगर आप एक पार्टनर का इतना टाइम लगा तो एक पार्टनर के पर आवर इतनी कॉस्ट चार्ज की जाएगी, तो ये आपको बेसिस प्रोवाइड की जा रही है। तो जब आपने एक प्रॉपर एस्टिमेट लगा के बेसिस को यूज़ किया होगा तो आप गलत फीस चार्ज नहीं करेंगे, तो आप बाकायदा जो उन्हें फीस मार्क करेंगे उन्हें देनी पड़ेगी, और ना ही आप अंडर कटिंग करेंगे। अंडर कटिंग ये है कि जी जैसे आजकल ये हो रहा है कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा गिरा दें
कॉस्ट से भी ज़्यादा, कि बाकी कंपैटिटर्स इतने ज़्यादा हर्ट हो जाएँ कि सारे सारे कस्टमर आपके पास आना शुरू कर दें। तो आपने अंडर कटिंग नहीं करनी। आप अपनी सर्विसेज जितनी आपकी वर्थ बनती है, आपने हमेशा उतना रखना है। इस तरह आप अपने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रेफरल फीस और कमीशन, ये कुछ पॉइंट्स है। उसने कहा जी कि रेफरल फीस कहते किसको हैं? अलाउड है रेफरल फीस, बिल्कुल अलाउड है। रेफरल फीस इसको कहते हैं कि देखें, एक क्लाइंट आपने लिया, लेकिन वो क्लाइंट असल में आपको इजीली नहीं मिला, बल्कि उस क्लाइंट ने आपका नाम सुना था किसी और अपने जानने वाले से, ठीक है? अब वो जिस जानने वाले से नाम सुना था, वो जानने वाला फ्री में तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करेगा, और क्लाइंट को फ्री में ऐसे ही तो किसी का नाम नहीं बताएगा अच्छी ऑडिटर फर्म का। वो अपनी कुछ कमीशन रिसीव करेगा। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी कोई बैठा है, तो वो कहते हैं कि हाँ जी, एक फील्ड के अंदर ऐसा होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेफर करता रहता है कि देखें, वो मेरा फलां बंदा है, वो ऑडिट करता है, आप जाकर उससे ऑडिट करा लें, और इस तरह से तो रेफरल फीस जो है वो अराइज हो जाती है, इस तरह की कमीशन। तो इसमें उसने कहा जी कि पहले तो उसने बताया कि जी ये रेफरल फीस भी इवन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट कर देती है। पहले उसने बताया कि जी रेफरल फीस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एग्जाम्पल में उसने इसी तरह बता दिया। और उसने कहा जी सेफ गार्ड इस पर आपने ये अप्लाई करना है कि आप एडवांस एग्रीमेंट कर लें क्लाइंट के साथ। देखें, आपसे मैं फीस अब ज़्यादा चार्ज इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने अब इसके अंदर से कुछ रेफरल फ़ी भी पे करनी है उस बंदे को जिसने आपके क्लाइंट के बारे में मुझे बताया, ठीक है? आपने क्लाइंट को डिस्क्लोज़ कर देना है, कोई भी हमने रेफरेंस पे फ़ी पे करनी है, कोई अरेंजमेंट की हुई है, छुपाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये इसका सेफगार्ड है। टेंडरिंग कहते हैं कि जी देखें, जब आपने किसी से ऑडिट कराना है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आपको पता होना चाहिए कि उस ऑडिट करने वाले टीम मेंबर क्या होंगे, पर्सनल क्या होंगे, क्या फर्म इतनी काबिल है भी कि नहीं, इतनी कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं, तो कुछ इस तरह के सवालात आ जाएँगे। तो कहा टेंडरिंग बिल्कुल अलाउड है, एक फर्म अपना एक प्रपोज़ल बनाए जिसमें वो बताए कि हमारे पास इतने क्वालिफाइड स्टाफ हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो हम आपका ऑडिट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक प्रपोज जो है, डिटेल जो है, एक जो रिटन प्रपोजल होती है, जिसमें आप फीस की एस्टिमेशन भी उन्हें करके बता रहे होते हैं, ताकि जो है क्लाइंट को पहले ही एक आइडिया मिल जाए कि देखिए हम जब इनसे ऑडिट कराएंगे तो फीस तकरीबन इतनी ही होगी। आगे आता है जी क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है? दिस इज द डिफरेंट। क्लाइंट जब एक्सेप्ट करना है आपने, क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्ट करना है, उसने कहा जी कि देखें, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उस क्लाइंट की बातें तो कर रहे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, आप उस क्लाइंट को जाके उनके सिस्टम को, इतने प्रोसेसेस को देख सकें, आपके पास इतने स्किल्ड पर्सनल अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है? उसके ऑनर्स के साथ कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है। अगर उनके ऑनर्स मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज हैं तो फिर क्लाइंट आप एक्सेप्ट मत कीजिए। पहले आती है क्लाइंट एक्सेप्टेंस, देन आती है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अब वो कहते हैं कि कोई इसी तरह से, अगर शुरू में आपको नजर आए कि कोई थ्रेट अराइज हो रहे हैं, नजर आया कि क्लाइंट के जो क्लाइंट में कोई बंदे हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, किसी और तरह का कोई इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो कहा कि इसके लिए फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ फैक्टर्स देखें। आप ओनर्स, मैनेजमेंट और उनकी अंडरस्टैंडिंग लें, उनका नॉलेज लें, कौन लोग हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से फर्म चला अपनी कंपनी चलाते हैं, क्या जो रेगुलेशन है उसको फॉलो भी करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ये वैसे ही एक डीट किस्म का मैनेजमेंट है तो हम इसका ऑडिट भी हो सकता है कि ये हमें ऑडिट में भी डेटा प्रोवाइड ना करें। तो क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स हमें भी देखने पड़ते हैं, कुछ इश्यूज को देखना पड़ता है कि जी क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इंटरनल इनके कोई अपने कंट्रोल्स हैं भी कि नहीं, ये कंपनी फारिग तरीन है, ठीक है? इसके अलावा उसने कहा जी आपने ये जितने भी आपके सारे पॉइंट्स है, उसने कहा जी इस तरह के जो इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाए शुरू में ही, या कुछ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर पे थ्रेट अराइज हो जाए, तो आप क्या करें, आप ये फैक्टर्स देख लीजिए। आप ये एक तरह से सेफ गार्ड वर्क करते हैं। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे थ्रेट किस तरह से राइज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड का ऑडिट करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतना स्किल्ड स्टाफ है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज और आपको कॉम्पिटेंस और जो है वो स्किल चाहिए होती है, एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए उसने कहा ये फैक्टर्स हैं, ये कुछ सेफ गार्ड एज अ वर्क करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जी देखें, प्रोसीजर आपने लगाने हैं जब आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली। अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपने सारी वो चीज़ें देख ली,
क्लाइंट एंगेजमेंट भी एक्सेप्ट कर ली। अब वो कह रहा है कि देखिए आपने जब एक्सेप्ट कर ली अपॉइंटमेंट, अब आपका पहला काम ये है कि देखें अगर उनका कोई पहले करंट ऑडिटर था उसके साथ रब्ता करें। रब्ता करने से भी पहले देखें कि क्या उसने प्रॉपर्ली रिज़ाइन कर दिया और जो उसको रिमूव किया गया इन अकॉर्डेंस विद द एप्रोप्रिएट लोकल लेजिस्लेशन रिमूव किया। ठीक है, कंपनीज एक्ट इसके बारे में आपने कंपनीज एक्ट में देख लिया कि जो रिमूव्ड ऑडिटर होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन को टेकअप किया गया है कि नहीं किया गया, ये कंपनीज एक्ट में अगर आपको याद हो। अपॉइंटमेंट जो है, अब आपकी जो हुई अपॉइंटमेंट वो वैलिड है, आपने ये इंश्योर करना है अंडर द कंपनीज एक्ट और लॉ जो भी डॉक्यूमेंटेड है उसके तहत आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है। इसके अलावा आपने इंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करना है टू द बोर्ड एंड न्यू क्लाइंट। ठीक है, और ये इंगेजमेंट लेटर क्या होगा जिसमें आपने सारी बातें पहले से की होंगी, तय की होंगी जो भी टर्म्स, तो ये एक प्रोसीजर है कि जब आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली तो आपने ये काम करने हैं। इसके बाद उसने कहा जी चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट से चेंज से मुराद ये है कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहे कि जी मैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो प्रोफेशनल उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो चेंज हो रही है, कुछ उसने फैक्टर्स देखने हैं, उसके बाद वो रीजंस देखेगा जी कि कोई ऐसी रीजंस तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करे। इसको आप पढ़िएगा, कोई इशू आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एडिशनल वर्क से मुराद ये है कि जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा जाए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, ऑडिटर तो हैं, आप ऐसा करें हमारा जो ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आया नहीं हुआ, आज अवेलेबल नहीं है, आप ज़रा हमें इस पे स्पेसिफिक मैटर पे ज़रा गाइड कर दें। तो वो कहते हैं कि इसमें थ्रेट राइज हो जाएगा बाद में सेल्फ रिव्यू का, तो सेफ गार्ड आप अप्लाई कर लें कि आप एग्जिस्टिंग जो अकाउंटेंट है उससे रब्ता करें और उससे कहें कि देखें थर्ड पार्टी से इसी तरह से इंक्वायरीज करें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप ही की है। तो सेफ गार्ड इसमें इस थ्रेट के केस में ये राइज हो सकता है, अगर मैनेजमेंट आपसे एडिशनल वर्क करने को भी कहे तो आप उसकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम मत करें। आप हमेशा उसके एग्जिस्टिंग जो अकाउंटेंट है उसी से रब्ता करें, उसको नोटिफाई करें कि आप जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हम खुद इन्हें कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे। कम्युनिकेटिंग विद द एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर ऑडिटर, वो ये है कि जी देखें जैसे ही आप ऑडिटर अपॉइंट हुए तो सबसे पहले आपने करंट ऑडिटर के साथ अब कम्युनिकेशन करनी है। ऊपर तो ये था ना कि आपने सारा ये देखना है कि जो पिछले ऑडिटर्स हैं उन्होंने सही से रिजाइन कर लिया अप्रोप्रिएट वे में, आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है। अब ये है कि आपने राब्ता जो करना है, कम्युनिकेशन की भी कुछ बात है कि आपने कम्युनिकेशन क्यों करनी है उनके साथ, करंट ऑडिटर के साथ, इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई इशू क्रिएट हुआ था पिछले ऑडिटर के साथ तो अब आपको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनके साथ राब्ते करें। और उसने कहा जी ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप ज़रा नज़र में रखिएगा कि आपको उस ऑडिटर से राब्ता करने के लिए क्लाइंट की परमिशन चाहिए। अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर क्या करना है, फिर आप भी रिफ्यूज़ कर दें कि हम इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात है कि आपका क्लाइंट जो है पिछले ऑडिटर से राब्ता करने से आपको इनकार कर रहा है। अगर क्लाइंट तो जो है और अगर क्लाइंट जो है करंट ऑडिटर को परमिशन नहीं दे रहा कि आपने देखें ये जो नए ऑडिटर हैं इनसे ये कोई आपको सवालात पूछे तो इनका जवाब मत दीजिएगा, तो इस केस में भी फिर ऑडिटर चाहिए कि उसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करें। तो ये आगे पॉइंट्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपने उसने कहा जी कि आपने जो प्रपोज अकाउंटेंट है, अब ये रिक्वायरमेंट है जी जो करंट ऑडिटर जो पिछला ऑडिटर जो प्रीडिसेसर ऑडिटर जिसको कह रहे हैं उसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है कि देखें जो आपके साथ जो प्रपोज अकाउंटेंट है उसके लिए हम प्रपोज अकाउंटेंट है और हमारे लिए ये प्री डिसेसर अकाउंटेंट है। तो कहा कि जो प्री डिसेसर अकाउंटेंट है, ये ऑडिटर है, इसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है कि ये रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशन को कंप्लाई करते हुए जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और अगेन उसमें देखा जाएगा कि उसके पास परमिशन है कि नहीं है। इसके बाद आता है कि जी चेंज इन ऑडिट और रिव्यू अपॉइंटमेंट। पहले आपसे जो है वो रिव्यू करवाया जा रहा था सिर्फ, अब आपको जो है ऑडिट के लिए भी हायर किया जा रहा है। अब आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जी आप ऑडिट भी कर दें, तो इसके लिए क्या फैक्टर्स देखने हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा। क्लाइंट एंड एंगेजमेंट कंटिन्यूज, वो इसमें ये बात करता है कि देखें आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन स्टिल आपने ड्यूरिंग द होल ऑडिट आपने देखते रहना कि आपकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके ऊपर कोई थ्रेट तो अराइज नहीं होते। ये इसमें प्री कंडीशन की बात करता है और फिर बात करता है जी कि देखिए आपने ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना अगर ये प्री कंडीशन उसके अंदर फुलफिल ना हो रही हो। प्री कंडीशन ये है कि जी पहला कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है अगर, तो आप इंगेजमेंट एक्सेप्ट मत कीजिए।
और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, अपनी एक्नॉलेज नहीं कर रही और अंडरस्टैंड नहीं कर रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इन 3 बातों की, तो वो हमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देंगे। वो अपने इंटरनल कंट्रोल को खुद डिज़ाइन करेंगे, रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपने इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन करेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैनेजमेंट ये नहीं समझती, तो टू प्रोवाइड कि ऑडिटर को वो फुल इन्फॉर्मेशन ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो टू ऑल पर्सनल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैनेजमेंट अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे, तो आप भी फिर क्या करें, ISA 210 आपको कहता है कि देखें, अगर ये चीज़ें ऐसी अराइज हो रही हैं तो आप फिर इंगेजमेंट एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स की अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है, आंसर इज ये दिस कि आप विड्रॉ कर लीजिए। आप उसको सिरे से एक्सेप्ट ही मत कीजिए। विड्रॉ तो तब आती है ना कि जब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे पता है जी, टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ख़त्म करवाना चाह रही हूँ। आगे उसने कहा जी कि देखें, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस जो है रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन है। अच्छा, खैर आप इसको मज़ीद डिटेल में देख लीजिएगा। एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स उसने फर्दर आपको बताए हैं। इसके लिए मैंने आपको जो निमोनिक बताया था, वो बताया था स्टोरी, SORRIE। S मीन्स स्कोप, O मीन्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। R जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और I जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो कंपनी जो है किस IFRS के अकॉर्डिंग जो है कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है। इसके अलावा आप ऑडिट के एंड पे कौन सी रिपोर्ट्स देंगे और उसके कंटेंट्स क्या होंगे, तो आप इसका भी रेफरेंस अपने एंगेजमेंट लेटर में करते हैं। थोड़ी सी इस पर डिस्कशन है, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।